जय हिंद विद्यार्थियों। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे ट्रायंगल के 5वें लेक्चर की। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने अब तक जो है आपने देखा कि क्या क्या पढ़ लिया भाई। भाई ट्रायंगल पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद में हमने उसके जो भी लाइंस होंगे अलग अलग, जिसे हम केवियंस कहते हैं, उनसे बनने वाले हमने सेंटर्स को पढ़ा। फिर हमने उनके एमसीक्यूज को किया। ठीक, यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग यहाँ तक प्रश्नों को बना पा रहे होंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो आगे बढ़ रहा है और हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी को। जैसा नाम वैसा काम, यानी कि समरूपता, एकदम समान रूप वाला। ठीक, और हम आज पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी को भी, इनके बेसिक्स को सीखेंगे, यानी कि सर्वांग समता। देखो समरूप यानी कि रूप जो है दोनों का एक समान दिखाई दे रहा हो, छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, काला गोरा हो सकता है, लेकिन एक जैसा नक्शा हो तो उसे हम समरूप कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। सर्वांग सम मतलब जिनका पूरा अंग समान हो, एक समान हो, चेहरा जितना बड़ा ठीक उतना बड़ा इनका भी चेहरा, जैसा उनका हाथ पांव जैसा इनका हाथ पांव, तो इनको कहा जाएगा सर्व अंग सम, जिसमें सारे ही अंग समान हो। अब त्रिभुज में क्या क्या अंग होते हैं? तो भाई उसकी भुजा होती है, भाई उसकी भुजाओं का अनुपात होता है, रेशियो ऑफ देयर साइड्स होते हैं, भाई उसका एंगल होता है, कोण होता है, भाई जो एंगल्स हैं वो। तो यहाँ पर समरूपता में भुजाओं का अनुपात लिया जाएगा, ठीक है, और एक रेशियो फैक्टर जो है, स्केल फैक्टर आप देखेंगे, जो भुजाओं का अनुपात दिया जाएगा उसके लिए के ले लेंगे, उसका मान देखेंगे। सर्वांग समता में होगा क्या? सर्वांग समता में उस स्केल फैक्टर का वैल्यू के का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों भुजाओं का अनुपात एक ही आएगा। संगत भुजाओं का, दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात एक ही आएगा। कोण पूरे के पूरे एक समान होंगे। क्लियर? तो अब यही चीज समरूपता और सर्वांग समता में समझनी है। इनसे जुड़े हुए कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे कि है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फिर इसका कन्वर्ज है, फिर है मिड पॉइंट थ्योरम, जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय। फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है कोण 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 या कोण कोण, कोण भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा 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 प्रमेय। और उसके बाद एक आता है राइट एंगल हाइपोटेनियस, यानी कि समकोण प्रमेय करके। तो इतने सब हमको पढ़ने हैं, उसके बाद इनके क्वेश्चंस को करना है। अब दिक्कत ये है कि आपको ये याद रखने होंगे, इनके कथन याद रखने होंगे। आप इसको याद रखेंगे कन्वर्स तो अपने आप याद हो जाएगा, मिड पॉइंट याद रखेंगे उसका कन्वर्स अपने आप याद हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, इनको याद रखने में है क्या बाबू? क्या है? कोण 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 मतलब कि दोनों के कोण क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए, संगत त्रिभुज के। और कोण भुजा कोण तो दो कोण और एक भुजा, भुजा कोण भुजा दो भुजा और एक कोण। तो ये एकदम इजी है, बट हम लोग थोड़ा सा इसको जबरदस्ती कठिन समझने की गलती करते हैं। तो कठिन बिल्कुल नहीं समझना है, बहुत आसान टॉपिक है ये। ठीक, चलिए तो हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। सब लोग जुड़ जाएंगे। आज सबको नोटिफिकेशन जा नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूं, आप लोग बीच में जुड़ जाएंगे तो देखेंगे क्वेश्चंस को किया जाएगा, नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है आज खत्म किया जाएगा। हम्म मन में जी, चलिए सब लोग जुड़ जाएंगे, जहां भी डाउट होगा तो पूछते रहेंगे। ठीक, हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज की समरूपता।
हम्म, हम्म, हम्म। एकदम सिंपल टॉपिक है, जैसा नाम है वैसा काम है। थ्योरम्स भी बड़े इजी है, बड़े प्यार से मैं आपको बताऊंगा तोड़ के कि जिस हिसाब से एग्जाम में पूछता है। ठीक, और आप बढ़िया से उसको याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला और वह हमेशा जीवन भर याद रहेगा। ठीक, अब कंडीशन है कि दो समरूप, या लिखो दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं का रेशियो का अनुपात क्या हो, एक समान हो। अनुपात एक समान हो, ठीक है। और संगत कोण एक समान हो। कोणों का अनुपात नहीं लिया गया है, संगत कोण क्या हो, एक समान हो। टू एंगल्स आर सिमिलर इफ ratios of their corresponding sides are equal. Ratios of their corresponding sides are equal and the corresponding angles are equal. मतलब कि देखो, मैं यहां पर कुछ इमेज ड्रॉ करता हूं। ये रेड कलर ही से क्यों बनाता है? दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल, और यहाँ पर मैं बनाया एक तो बड़ा सा सर्कल। देखो तो दोनों क्या दिखाई दे रहा है, एक तो गोल सी आकृति दिखाई दे रही है। मतलब कि दोनों दोनों कैसे हुए, समरूप हुए, एकदम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, समान रूप वाले। लेकिन क्या इनकी त्रिज्याएं, इनका व्यास, इनमें बनने वाला जीवा एक समान होगा? तो आप कहोगे सर नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोण समान हो सकता है। आ जाओ ट्रायंगल में, नहीं परेशान करता हूं आप लोग को। भाई ट्रायंगल में एक ट्रायंगल मैंने यहां बनाया और मैंने एक ट्रायंगल यहां बनाया। ध्यान से देखिएगा, दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर। इसको मैंने नाम दे दिया, मान लो ए बी सी। इसको नाम दे दिया डी ई एफ। संगत भुजाएं सबसे पहले जानो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं, एकदम बेसिक से पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है भाई। अगर ए बी का बात करेगा तो उसके संगत भुजा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड डीई होगा। ए बी के संगत डीई, चलो बीसी के संगत तो आप लोग कहोगे सर ई एफ। फिर बात होगी एसी के संगत, तो आप लोग कहोगे सर डी एफ, यही होगा। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो भाई एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल डी, एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल ई, और एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल एफ। क्लियर है? संगत भुजाएं और संगत कोण आप लोग को एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अब इनके कुछ मान आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंने मान लिख दिया। देखो यहाँ पर भाई ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, भाई ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ये वाले कोण का मान 70 अंश, ये वाले कोण का मान 70 अंश, ठीक। ये वाले कोण का मान 60 अंश, इस कोण का भी मान 60 अंश होगा, इस कोण का मान 50 अंश। क्लियर? तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, हमेशा कहेगा रेशियो इक्वल होगा साइड्स का और एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे, ठीक। अब यहां पर मैं अगर
संगत भुजाएं लूं तो देखो कौन कौन है, ए बी बटा डीई बराबर बी सी बटा ई एफ इज इक्वल्स टू डी एफ, सॉरी जिसको पहले लेते हैं उस ट्रायंगल को लेना है, ए सी बटा डी एफ। ये हो गया इन संगत भुजाओं का अनुपात के एक समान होना चाहिए। अब इस के का मान एक से बड़ा होगा अगर इस के का मान, के को हम लोग स्केल फैक्टर कहते हैं। देखो ये इतना डीप में नहीं बताने वाला आपको कोई, इस बात को आप गांठ बांध लो। इफ के इज ग्रेटर देन 1 और इफ के इज लेस देन 1, अगर के का मान एक से ज्यादा आता है तो ट्रायंगल ए बी सी बड़ा होगा या उसके साइड्स बड़े होंगे, और अगर के का मान छोटा आ गया तो ट्रायंगल डी ई एफ के साइड्स बड़े होंगे, एरिया भी ज्यादा होगा। क्लियर? भाई अंश का मान अगर ज्यादा है हर से तो के का मान एक से ज्यादा आएगा, उस केस के लिए मैंने ये आपको लिखवाया। तो इस सूरत में ट्रायंगल ए बी सी समरूपता का चिन्ह ट्रायंगल डी ई एफ। यहीं से आप देखना कि पहले हमने ए बी उठाया बट्टे में डी ई लिया, फिर हमने ए सी उठाया बट्टे में डी एफ लिया, फिर हमने बी सी उठाया बट्टे में ई एफ लिया। उनके नाम में ही ए बी सी में ही आपको उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का नाम मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होगे आप, बेहतरीन तरीके से मैंने बता दिया कि के क्या है, स्केल फैक्टर है भाई, रेशियो है एक तरीके से। जब आप उनको भाग दोगे तो एक मान आएगा। क्लियर? अब हमने जो ट्रायंगल लिया था, इफ ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल डी ई एफ, तो भाई पहली भुजा का मान 3 था, उसमें 6 था डी एफ वाले में, दूसरे में 4 था, उसमें 8 था, तीसरे में 5 था, उसमें 10 था। बराबर मैं यहाँ के कर रहा हूँ, आगे करूंगा तो मिलेगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर के, यानी कि इट मीन्स के इज लेस देन 1। भाई आधा आ गया मान। देन ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हो या उसके साइड्स हो इज लेस देन ट्रायंगल डी ई एफ। ये प्रूफ करता है इस बात को। क्लियर? समरूपता में। फिर उसके बाद संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल ए इज एंगल डी, एंगल बी इज एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। तो ये तय हो गया कि अब ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। लेकिन अब चलते हैं हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ने, कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दो समरूप त्रिभुजों में, ठीक है, त्रिभुजों में त्रिभुजों का जो परिमाप होगा, पैरीमीटर, ठीक है, संगत भुजाओं के समानुपाती होगा। देखो भाई परिमाप एक त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप का बात करता है, तो भाई 3 भुजाएं हैं इसकी, ए बी, बी सी और सी ए। ए बी का जो लंबाई है हम लोग अमूमन सी ले लेते हैं, बी सी का जो है ए ले लेते हैं, और ए सी का जो है हम बी ले लेते हैं, सामने सामने वाली भुजाओं का। तो तीनों को जोड़ दोगे, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, ये आ जाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो कहता है कि अगर संगत त्रिभुज में त्रिभुजों का परिमाप संगत भुजाओं के
समानुपाती होगा। संगत भुजाओं के समानुपाती मतलब कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप का अगर अनुपात निकालना है, त्रिभुज डी ई एफ के परिमाप के, मैं यहाँ पेरीमीटर का बात कर रहा हूँ, परिमाप का बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा भुजाओं के अनुपात यानी ए बी अपॉन डी, फिर उसके बाद बी सी अपॉन ई एफ, फिर उसके बाद ए सी अपॉन डी एफ, ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये समरूप त्रिभुजों की संगत मध्यिकाएं यानी कि मीडियंस समानुपाती होती हैं। मध्यिकाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी। अब आ जाओ इस त्रिभुज में, यहां पर मध्यिकाएं कौन कौन हो सकती हैं, यहाँ पर मध्यिकाएं कौन कौन हो सकती हैं। तो भाई यहाँ से इसके बीच वाले भाग को जो काटेगी रेखा वो होगी, यहाँ से ये होगी, यहाँ से ये होगी। तो कह रहा है कि अगर मध्यिकाएं हैं तो वो भी क्या होंगी, आपस में समानुपाती होंगी। तो बना दीजिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर हैं तो उनके मीडियंस, ठीक है, यहाँ आप लोग को दिखाई देगा नहीं, दिक्कत ये हो जाएगा, बट फिर भी लेट मी ट्राई। ठीक है, त्रिभुज का नाम तो आपको पता ही है, मैं बस मध्यिकाओं का नामकरण कर दे रहा हूं कि भाई इसको नाम दे दो जी एच आई, यहाँ वाले को नाम दे दो जे के एल। अब हम जब इसका रेशियो लिखने जाएंगे, ध्यान देना सबसे पहले लिखा जाएगा कि भाई ए एच, उसके संगत मध्यिका दूसरे वाले त्रिभुज में कॉरेस्पॉन्डिंग उसका मीडियन कौन होने वाला है, तो आप लोग कहोगे सर ई के, फिर मैं कहूंगा बी आई, उसके संगत कौन होने वाला है, तो ई एल, फिर मैं कहूंगा सी जी, तो आप लोग कहोगे एफ जे। संगत मध्यिकाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा, अनुपात की बात कर रहा है। ठीक है, मध्यिकाएं सीधे तौर पर समान नहीं होंगी। अब आ जाते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होता है। संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होता है, लिखेंगे इसको। आप ध्यान देना कि अभी तक तो हमने मध्यिका बनाई, अब अगर आप जा रहे हो एक त्रिभुज में ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड बनाने, तो वो तो अलग चीज होती है, मध्यिका अलग चीज होती है, बड़े अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है। तो अब देखो, ये जब ए से बी सी पर लंब डाला जाए तो हम उसे ऊंचाई का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं त्रिभुजों का नाम बदल दे रहा हूं, ए बी सी, और इसको कर दे रहा हूं पी क्यू आर। तो यहां पर ये आ जाएंगे भाई साहब डी, सी से लंब डाला जाएगा ए बी पर डी और ई, फिर बी से लंब डाला जाएगा ए सी पर, तो ये भाई साहब आ जाएंगे डी ई एफ। क्लियर, तो ये है हमारी ए डी और बी ई और सी एफ, ये है हमारी ऊंचाइयां, एल्टीट्यूड या लंब।
परपेंडिकुलर, या आप इसे शीर्षलंब कह लें, या आप इसे ऊंचाई कह लें। ठीक है, अब आ जाइए क्यू आर वाले में। तो यहाँ पर पी से एक लंब डालिए आप, क्यू आर पर उसे नाम दीजिए जी, यहाँ से डालिए उसे नाम दीजिए एच, और एक सी से डालिए, जी एच हो गया, तो अब उसे नाम दे दीजिए आई। तो यहाँ पर जो ऊंचाइयाँ हैं वो हैं ए पी एच, सॉरी पी जी, क्यू एच और आर आई। तो अब इनके अनुपातों का वर्ग करेंगे, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का मान मिलेगा आपको। तो चलिए भाई बना दीजिए, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए डी डिवाइडेड बाई पी जी पूरे का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद बी ई दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, और डिवाइडेड बाई क्यू एच पूरे का होल स्क्वायर, और उसके बाद सी एफ डिवाइडेड बाई आर आई पूरे का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से, ठीक है, ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, या समानुपाती होती है। ठीक, कोई भी डाउट है जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब एक सबसे आसान वाले लिखिए, सर हम समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। मैंने ऊंचाई बताया था, और यहां पर क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, अब साइड्स कौन कौन से हैं, तो भाई ए बी है, ए बी के बटे में पी क्यू है, दोनों का स्क्वायर अब इस रूप में लिख देता हूं। फिर बी सी का स्क्वायर अगर करते हो तो बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा है, देखो ध्यान से, तो क्यू आर है सर, तो क्यू आर का स्क्वायर। फिर उसके बाद फिर है ए सी का अगर स्क्वायर करता हूं तो पी आर का स्क्वायर करूंगा। तो इस तरीके से ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है, और साथ में जो है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। तो यहां तक लिख लेंगे भाई। अब चलिए, अब इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मीडियन पढ़ाया है, यानी कि मध्यिका भाई सामने वाले शीर्ष से निकलती है और अपने सामने आने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तीन शीर्ष है तो तीन मध्यिकाएं निकलेंगी, तीनों भुजाओं को बराबर बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, पढ़ रखा है हम लोगों ने। अब उसी को लेके एक कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा। क्लियर, बनाता हूं मैं उसको, आप ध्यान से देखना। भाई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी है तो लो त्रिभुज बना दिया मैंने, ए बी और सी। अब इस त्रिभुज में सोच के देखो, कि ए से मध्यिका डाली जाएगी, वो बी सी को इस बिंदु पर काटेगी। बी सी से मध्यिका डाली जाएगी, ये इस पे काटेगी, बी से डाली जाएगी, इस पे काटेगी। तो मैंने अगर मान लो इस बिंदु को नाम दिया डी और इस बिंदु को नाम दिया ई, दोनों मध्य बिंदु हैं। डी जो है ए बी का मध्य बिंदु,
और ई जो है AC का मध्य बिंदु। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मिलाओ, अब इन दोनों को मैं मिलाऊं तो इन दोनों को मिलाने पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं। लिखना कि त्रिभुज ABC में अब इन दोनों को मिलाते साथ ही DE पैरेलल टू BC मिलेगा, यानी कि ये जो D यहाँ पर बना वो BC के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, और अगर DE AB को और AC को बीचों बीच क्या करती है, विभाजित करती है। ये जो डी है AB भुजा और AC भुजा को ठीक बीचों बीच विभाजित कर रही है। अब इससे कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा कि DE का जो मान होगा वो हाफ ऑफ BC हो जाएगा। DE का जो मान होगा वो हाफ ऑफ BC हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट आपको मिला कि पहला तो DE जो है वो AB और AC को ठीक बीचों बीच विभाजित कर रही है, फिर दूसरा DE पैरेलल टू BC मिला, फिर तीसरा मिला DE का मान हाफ ऑफ BC होगा, यानी कि जो सामने में जो भुजा है उसके आधे के बराबर, अगर सामने वाली भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तीन चीजें आपको याद रखना है और उसके बाद मध्य बिंदु प्रमेय लिखना है। और मध्य बिंदु प्रमेय लिखिएगा और ध्यान रखिएगा इसको लिखते समय लिखिएगा कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, और वो कौन है, DE है, तीसरी भुजा के तीसरी भुजा जिन दो भुजाओं को मिला रही है उनको छोड़कर तीसरी भुजा कौन बची, नीचे BC। ठीक है, तीसरी भुजा के यानी कि BC के समांतर और आधी होती है। क्लियर? दो भुजाएं अगर हैं उनके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो जो रेखा मिलेगी वो जो तीसरी भुजा बच गई है उसके समांतर और उसके आधे के बराबर होगी। ठीक है, सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। थोड़ा भी अगर कहीं डाउट होता है तो बिल्कुल बेझिझक पूछेंगे, क्योंकि भाई ज्योमेट्री है, बोरिंग रहता है बट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप छोटी छोटी चीजों को एक बार अपने शुभ हाथों से, शुभ कलम से, ठीक है, कि कॉपी पर लिख लो एक बार, बस बात खत्म, इतना ही रहता है। अब इसी का कन्वर्ज, कन्वर्ज कुछ खास नहीं रहता है कि अलग से कन्वर्ज में कुछ बात होती है। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कान को बस घुमा के पकड़ना रहता है कन्वर्ज में, और कोई बात नहीं रहती है। कन्वर्ज में क्या कहेगा कि यदि डी AB का मध्य बिंदु है तथा D पैरेलल टू अगर BC है, D पैरेलल टू अगर BC है, तब E भी AC का मध्य बिंदु होगा। हो गया कन्वर्ज। डायग्राम से बता दूं आपको, ध्यान देना। ऐसा एक डायग्राम बना लो, नामकरण कर दो A B और C। कह रहा है कि अगर D, लो मैंने बना दिया D AB भुजा पर, अगर किसी भुजा का मध्य बिंदु है और वो कह रहा है कि आपको बनाना है DE पैरेलल टू BC, तो भाई मैं यहां से एक रेखा आंख बंद करके BC के समांतर ड्रॉ करूंगा।
तब वो कहता है कि अगर आपको एक रेखा का, एक साइड का, एक भुजा का मध्य बिंदु पता है और पता है कि वहां से जो लाइन ड्रॉ होगी वो जो दूसरी वाली भुजा है बी से उसके समांतर होगी, तो ये कांड क्या करेंगे दोनों मिलके कि तीसरी भुजा ए सी को, ठीक है, ठीक बीचों बीच काटेंगे, यानी कि ई जो होगा एसी भुजा का मध्य बिंदु बन जाएगा। यही है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट। कुछ ज्यादा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, एकदम इजी है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, कन्वर्ज भी हो गया। अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, थेल्स थ्योरम, या फिर इसी को बोला जाता है थेल्स प्रमेय, या इसी को बोलते हैं आधार भूत आनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इस टाइम पर एक भी स्टूडेंट, एक ही दो लोग हैं बस। चलिए, वैसे भी आज थ्योरेटिकल क्लास है, आप लोग को पढ़ना है भाई अच्छे से, और ये चीजें इतना डिटेल में कोई जाकर नहीं बताएगा, एकदम बारीकी के साथ, इत्मीनान के साथ। जिनको भी लग रहा होगा बहुत धीरे हो जा रहा है लेक्चर, तो भाई स्पीड का बटन रहता है, आप वहां से लेक्चर 1.5 गुना 2 गुना करके इत्मीनान से देख के नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है मैथ्स ज्योमेट्री तो और टफ हो जाता है, तो उनको ध्यान में रख के मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कि एक एक बच्चे को मेरे सब कुछ समझ में आ जाए। इसी को कहा जाता है BPT, यानी कि बेसिक, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यानी कि प्रोपोर्शन जो होता है ना, अनुपात, उसके आधार पर एक थ्योरम दिया गया जिसे नाम दिया गया BPT। बड़ा ही बेहतरीन है। अगर इस थ्योरम को मैं लिखवाऊं, पहले उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर मैं डायग्राम में बताता हूं, और जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिखिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। और बार बार इससे प्रश्न पूछता है ज्योमेट्री में, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या मिड पॉइंट थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार इन क्वेश्चन आता है। तो लिखना, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा, त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 3। अब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय पहली भुजा से चालू होगा, दूसरी भुजा कहानी से तीसरी भुजा पर खत्म होगा। तो जब मैं बोलूं कि किसी एक भुजा से दूसरी भुजा तो तीसरी भुजा, तो आप दिमाग में अपने AB, BC और CA लेके चलना। क्लियर है सब लोग? ठीक है, चलो आओ। किसी एक भुजा, मैं लिख भी देता हूं, AB के किसी एक बिंदु, बिंदु का नाम मैंने दे दिया D, ठीक है, से एक भुजा के एक बिंदु से दूसरी भुजा के, दूसरी भुजा का नाम दे दो यहां पर, दूसरी भुजा के समांतर यानी पैरेलल रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा, BC हो गया था, CA को या AC को, ठीक है, उसी अनुपात में विभाजित करती है। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा डायग्राम, और आप लोग समझना बड़े अच्छे से। ठीक है, यहां बनाता हूं डायग्राम। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ढक नहीं रहा है ना मेरे से? नहीं, ठीक है भाई। अगर ABC 3 भुजाएं हैं, एक है भुजा AB, एक है भुजा BC और एक है भुजा CA। तो पहली भुजा किसी एक भुजा के एक बिंदु D से, तो मैंने बिंदु D यहां ले लिया, जानबूझ के नीचे लिया कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि आप मिड पॉइंट थ्योरम ही पढ़ रहे हो। अब किसी एक भुजा के एक बिंदु से दूसरी भुजा, तो मैं लिख देता हूं ये पहली भुजा थी कहानी में, ये दूसरी भुजा होगी कहानी में, और ये वाली बनेगी तीसरी भुजा।
ठीक है, तो पहली भुजा के किसी एक बिंदु डी से दूसरी भुजा कौन है, बीसी, बीसी के समांतर समानांतर ले जाओ। अगर एक भुजा खींची जाती है, पहली भुजा ए बी के एक बिंदु डी से, पहली भुजा ए बी के एक बिंदु डी से दूसरी भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींची जाएगी, तो वो तीसरी भुजा ए सी को, यानी कि ई बिंदु यहां ला लेते हैं, तीसरी भुजा ए सी को उसी अनुपात में विभाजित करेगी, काटेगी। यही है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यही हुआ कि भाई ए डी अपॉन ए बी, या डी बी कर लो आप इसको, ठीक है, डी बी जितना होगा ए डी से लेके, ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक जितना होगा उतना ही ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक होगा अनुपात के रूप में। ठीक है, तो ये आप रिलेशन याद रखोगे। यही है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या फिर थेल्स थ्योरम, थेल्स के द्वारा दिया गया था, तो ये हो गया आपका थेल्स थ्योरम। क्लियर है सब लोग को? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी आपका आ जाएगा। अब लगे हाथ बालक, कन्वर्ज भी लिख लो, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब कन्वर्ज यही कहेगा कि अगर डी और ई दो बिंदु हैं दो भुजाओं पर और उन्हें डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो एडी अपॉन डीबी हो रहा है, ए अपॉन ईसी हो रहा है, तो होगा क्या, तो भाई होगा ये कि तब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि डी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। लिखो यदि डी और ई दो बिंदु ए बी और ए सी पर इस प्रकार हो कि दोनों का अनुपात ए अपॉन ई सी हो, तब डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। यानी कि कायदे से पहले इंटरसेक्शन से हम गए पैरेलल की तरफ और मिला रेशियो, प्रोपोर्शनैलिटी मिली जब हम बीपीटी पढ़ रहे थे। और कन्वर्ज में हुआ क्या कि हम रेशियो से ये जान पाए कि पैरेलल होगा। याद रहेगा तो आप लिखना चाहो तो याद करने के लिए, अदरवाइज मैंने एक अलग से पीडीएफ बनाई है, उसमें इस चीज को मेंशन किया है ट्रिक के रूप में, ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होगे। चलिए आज पूरा थ्योरी ही चलने वाला है, पूरा थ्योरी आज कंप्लीट कराएंगे, कल फिर इसके एमसीक्यू की सीट है उसको कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट जो है सबका बनाया गया है अलग अलग अलग, तो आप जाके टॉपिक वाइज टेस्ट दे लेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक, चलिए भाई अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है बच्चे, त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कि सर्व अंग सम, यानी कि सारे के सारे साइड्स, सारे के सारे एंगल दोनों त्रिभुजों के एकदम बराबर बराबर होने चाहिए, नाम बस अलग हो। ठीक है, ठीक, समझ लेना बात को कि यहां पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, यहां पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, देखो दोनों का ऊंचाई से लेकर लंबाई से लेकर भुजाओं की लंबाई तक ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या हो गए एकदम सेम। तब भाई सर्वांग सम, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ क्या होगा, एकदम सर्वांग सम होगा। तो अब त्रिभुजों की सर्वांग समता और उसके कुछ शर्त लिख लेते हैं। दर्शाते कैसे हैं कि भाई त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ को अगर सर्वांग सम दर्शाना है तो पहले तो बराबर, ठीक है, और समरूप,
समरूप भी होंगे और बराबर भी होंगे। वहां अनुपातिक होते थे, अनुपात बराबर होता था। सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी के केस में सब चीजें बराबर होंगी और एकदम आइडेंटिकल होंगी, आइडेंटिकल सेम होंगी, एकदम डिट्टो सेम होंगी, तो उसे हम सर्वांग सम कहेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं, पॉइंट्स हैं, हम उसको लिख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखेंगे दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि, ठीक है, उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो। देखो बराबर शब्द यूज कर रहा है, तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक, संगत कोण भी बराबर हो, यानी कि ए बी बराबर हो डी के, फिर उसके बाद बी सी बराबर हो ई एफ के, ए सी बराबर हो डी एफ के, एंगल ए बराबर हो एंगल डी के, एंगल बी बराबर हो एंगल ई के, एंगल सी बराबर हो एंगल एफ के। तब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि सर्वांग सम होंगे। अब इसके लिए शर्तें होती हैं, सर्वांग समता की शर्तें। कायदे से बहुत जगह आप लोगों ने इसे समरूपता की शर्तों में भी पढ़ा होगा। अब ये शर्तें कितनी होती हैं तो भाई लिख लोगे। पहला होता है आपका भुजा भुजा भुजा, दूसरा भुजा कोण भुजा, तीसरा कोण भुजा कोण, चौथा RHS राइट हाइपोसाइड, ठीक है, राइट एंगल हाइपोसाइड। ठीक, इसके अतिरिक्त एक दो और होते हैं। एंगल एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, एंगल साइड एंगल हो गया। ठीक है, पांचवा लिख सकते हो आप चाहो तो, एंगल एंगल एंगल। अब ये अपने आप में थ्योरम भी है, कोण भुजा कोण प्रमेय, भुजा कोण भुजा प्रमेय, भुजा 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 प्रमेय। ठीक, मीनिंग वही है, जैसा लिखा है वैसा नाम है, कुछ घबराने का बात नहीं, एकदम सिंपल है। जो टफ था हम लोग ऑलरेडी पढ़ के उसके क्वेश्चन भी बना चुके हैं। सिमिलैरिटी वाला, कॉन्ग्रुएंस वाला बहुत इजी रहता है। ठीक है, तो एकदम घबराना नहीं है, ये ज्यादा आसान टॉपिक रहता है। ठीक, चलो भाई शुरुआत करते हैं, दूसरे पन्ने से शुरुआत कर लेते हैं भाई। शुरुआत करते हैं भुजा भुजा और भुजा प्रमेय से। भुजा कोण भुजा नहीं, भुजा भुजा भुजा, लो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, साइड साइड और साइड, साइड साइड साइड, लो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। क्या कहता है कि सभी संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। संगत भुजाएं सारी की सारी क्या हो, बराबर हो। दूसरा लिखेंगे भुजा कोण भुजा, प्रमेय, यानी कि एक कोण फिर एक भुजा और फिर एक भुजा, और दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो बराबर होना चाहिए। डायग्राम से समझा देता हूं भाई, देखो यहां पर ये हुआ त्रिभुज ए बी सी, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, डी ई एफ हुआ। ठीक है, तो ए बी साइड मैंने किसको लिया, ए बी साइड, फिर मैंने कोण की जगह लिया मान लो एंगल ए, मैं लिख देता हूं एंगल ए, फिर मैंने लिया ए सी साइड, इन दोनों के बीच में बन रहा है कोण
डी के केस में मैंने लिया भुजा डी को, एंगल की जगह मैंने लिया एंगल डी, और फिर लिया उधर से डी एफ को। तो देखो आपको भुजा कोण भुजा नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, भुजा कोण भुजा आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, तो बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा डी ई के, ठीक है, अगर ए बी बराबर होता है डी ई के, फिर एंगल ए बराबर है एंगल डी के, और फिर साथ में ए सी बराबर है अगर डी एफ के, तो भाई त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। क्लियर हुआ सब लोग को सर्वांग समता का ये वाला भी प्रमेय? चलिए भाई, तब हम आते हैं आगे तीसरे पर। ये भी हो गया एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण प्रमेय। अब यहां पर दो एंगल साइड होंगे और उन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड रहेगा हम उसको लेंगे, ठीक है, दो एंगल्स के बीच में जो साइड रहेगा उसको लेंगे। डायग्राम से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। डायग्राम बनाते हैं बाबू, भाई नाम दे दो ए बी और सी का। यहां पर एक डायग्राम बनाओ, इसे नाम दे दो डी ई एफ का। अब मैं यहां पर एंगल बी ले रहा हूं तो मुझे एंगल ई लेना पड़ेगा, अगर मैं एंगल सी ले रहा हूं तो मुझे यहाँ एंगल एफ लेना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों अगर बराबर है, इन दोनों के बीच में साइड कौन आया, तो साइड आया बी सी। यहाँ पर कौन साइड आया, तो साइड आया ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको कोण भुजा कोण के रूप में लिखूं तो एंगल बी, फिर साइड आएगा आपका बी सी, और फिर आ जाएगा एंगल ई, एंगल सी साइड आ जाएगा बी सी और एंगल एफ, इस तरीके से। अर्थात कि बी सी बराबर ई एफ के, एक भुजा, कोण बी बराबर कोण ई के, और कोण सी बराबर कोण एफ के। अगर ऐसा होता है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। अगर एक कोण सॉरी दो कोण और एक भुजा एकदम इक्वल है, बराबर बराबर है, तो इस केस में दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। सब लोग को क्लियर है ये? जल्दी से कमेंट कर देंगे। फिर आते हैं हमारे राइट एंगल हाइपोटिनस साइड थ्योरम पर। यानी कि समकोण अगर बन रहा है उस त्रिभुज में और दूसरे में भी समकोण बन रहा है, ध्यान से सुनना कि एक में समकोण दूसरे में समकोण बन रहा है, बराबर होगा दोनों का मान 90 अंश, और साथ में कर्ण जो भुजा होती है समकोण के सामने की वो दोनों में बराबर लंबाई की, उसमें 10 सेंटीमीटर इसमें भी 10 सेंटीमीटर खेला हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। भाई देखो यहां पर ये साहब रहे, ये आपके रहे ए बी सी, और ये साहब रहे आपके डी ई और एफ। अब एंगल बी पर राइट एंगल है और उसमें एंगल डी ई ई पर राइट एंगल है, एसी इसका कर्ण है, डी एफ उसका कर्ण है, यानी कि राइट एंगल की बात कर रहा है। यानी कि एंगल बी बराबर हो जाए अगर एंगल ई के, और साथ में एसी कर्ण बराबर हो जाए डी एफ के, तब दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। बताओ इसमें किसी को कहीं कोई भी परेशानी या डाउट या कुछ भी थोड़ा सा, इसको समकोण कर्ण भुजा प्रमेय कहा जाता है, लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा ठीक है कंप्लीट हो गया। अब हम आगे करेंगे एमसीक्यूज को। सीट जो है मैं अभी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, टेस्ट साथ में अपलोड कर दिया गया है, तो टेस्ट आप दे लेंगे, एक बार मेरे पढ़ाने के बाद दे देंगे, और उसके बाद आपको आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा। और उसके बाद अरे भाई ग्रुप में मार्क्स ना शेयर कर सको तो मुझे पर्सनली भेजो, अपना मार्क्स शेयर करो। जानना जरूरी है कि मैथ्स में आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ठीक है, तब तो मैं आप लोग का भला कर पाऊंगा। आप मुझसे ही झूठ बोलोगे छिपाओगे तो मैं क्या कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ ना कर पाऊं इसलिए जरूरी है। और भाई कोई भी टीचर पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं देगा अपना पर्सनल नंबर कि आप मुझे मार्क्स शेयर करो, कुछ डाउट है तो बोलो। इसके लिए लोग अलग अलग कंपनियां बना के बैठे हैं कि 1-to-1 सेशन देंगे। आप रात को 2 बजे भी शेयर करो, लेकिन अब ये 2 बजे एक्सपेक्ट मत करो मुझसे कि मैं भी रिप्लाई करूंगा। हाँ मैं जरूर देखूंगा उस मैसेज को, रिप्लाई करूंगा। रिप्लाई करना अलग होता है, उस पर एक्शन लेना अलग होता है। एक्शन लेने में समय लगेगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको जरूर समाधान मिलेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। तो बनाओ, पढ़ो, ठीक है। अब कब पढ़ोगे,
ज्यामिति ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर ही लेंगे, इसके बाद वृत्त चालू कर लेंगे। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हैं, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी के बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।